हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरीके से बिजनेस रहता है, उसकी सराउंडिंग्स है जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। So business environment refers to the totality of external forces, factors, of individuals and institutions which are outside the control of the business enterprise, but they may affect its performance. And in simple words, the business environment is the surrounding in which the business exists. यानी कि जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके आसपास वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो उस बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल सकती है, वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा। देन आगे देखते हैं हम कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है जो उस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उन सबका जब आप सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो सारा मिलाकर ही क्या कहलाएगा, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, दो टाइप की फोर्सेस होती है जो उस बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालती है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस जो है वो इंक्लूड करती है हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर। एंड जनरल फोर्सेस क्या इंक्लूड करते हैं, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो स्पेसिफिक फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होगा, यानी कि उस बिज़नेस के सप्लायर्स, उसके इन्वेस्टर्स जो पर्टिकुलरली उस बिज़नेस से जो है उनका कहीं ना कहीं रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है या कहीं ना कहीं वो उस बिज़नेस से इन्वॉल्व है, तो वो स्पेसिफिक फोर्सेस में आएगा। एंड जनरल फोर्सेस जो है वो सारी फोर्सेस है जो कहीं ना कहीं जनरली अफेक्ट करती है सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि जीएसटी है ना, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए तो वो पर्टिकुलर एक बिजनेस पे नहीं लगेगा, वो सारे के सारे बिजनेस जितने ऑर्गेनाइजेशन है उन सब पे लगता है, तो इसीलिए उसे हम जनरल फोर्स कहते हैं। फिर आता है इंटर रिलेटेडनेस। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जितने भी फैक्टर्स या एलिमेंट्स अब पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो कहीं ना कहीं आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। कोई भी एक फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो दूसरे फैक्टर से रिलेटेड ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मान लीजिए लीगल जो है या कोई लॉ, लीगली कोई लॉ जो है लागू करते, गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ आता है, तो उस लॉ के कारण हो सकता है सोसाइटी में सोशल चेंजेस आ जाए। तो एक चेंज की वजह से, यानी कि लीगल चेंज की वजह से सोशल चेंज आ गया, तो कहीं ना कहीं एक जो एलिमेंट है, बहुत सारे जो एलिमेंट्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपस में कैसे है, इंटर रिलेटेड है। देन कम्स डायनामिक नेचर। So it keeps on changing with the change in the consumer's performance or the entry of न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। यानी कि ये डायनेमिक नेचर का होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट आज से 100 साल पहले था, क्या वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट आज देखने को मिल रहा है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज जो है ओवर द टाइम आपको देखने को मिल रहे हैं, न्यू चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या 100 साल पहले जिस तरीके से बच्चे पढ़ते थे, क्या आज भी उसी टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं? तो नहीं पढ़ रहे। आज आपके पास यूट्यूब है जिससे आप क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो क्या 100 साल पहले भी ऐसे बच्चे पढ़ा करते थे? तो ऐसा नहीं होता था। तो ओवर द टाइम क्या हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ डायनामिक थिंग, इट कीप्स ऑन चेंजेस। और क्या होता है, ये अनसर्टेन है, यानी कि इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग, स्पेशली व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग टू फ्रिक्वेंटली। यानी कि बदलते हुए एनवायरनमेंट में ये प्रिडिक्ट कर पाना कि आगे जाके क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा सा। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट्स अ गिवन एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना विच इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट इट्स डिफिकल्ट टू ग्रैप्स इन इट्स टोटलिटी। यानी कि पूरे तरीके से अगर मुझे समझना है इसको, बिजनेस एनवायरनमेंट को एक साथ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ज़रूर समझ सकते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है इसकी वो अलग अलग करके समझी जा सकती है। लेकिन अगर सारे पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट को एक साथ स्टडी करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रिलेटिविटी का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। यानी कि हर कंट्री का जो है बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करेगा। क्या आज यूएस का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है एंड इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपस में टैली करेगा, वो आपस में एक जैसा रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा।
क्योंकि जहाँ पर लोग ही अलग है, वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट भी कैसा होगा, अलग होगा. सो डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन बिजनेस एनवायरनमेंट. सो इट मीन्स दैट इट इज़ रिलेटिव. सो रिलेटिविटी का मतलब है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट विल चेंज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन. इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? तो इम्पोर्टेंस में क्या लिखा है? इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. भैया फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है? और दूसरा ये लिखा है इट एनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है कि उसके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, उन लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये तय करना कि कौन सा बिजनेस जो है उस एरिया में चलेगा. सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज़ बताता है एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. और अगर कहीं पर जो है गैप मिल गई उसको कि हाँ ये काम करने से जो है लोग जो है उस बिज़नेस में बहुत अच्छे से जो है ग्रो कर जाएंगे, तो वहाँ पर जो है ये बिज़नेस एनवायरनमेंट हमें काफ़ी हेल्प करता है. मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे एग्जांपल ले लेते अपन, जैसे ओला एंड उबर जो चला था. सो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, दे फाउंड द गैप कि हाँ लोगों को जो है ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं अपन को ऐसा करना चाहिए कि क्यों ना हम ऐसा कार एंड ये जो है बाइक्स वगैरह रख देते हैं ताकि लोग जो है डायरेक्टली बुक करें और फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए ईजी हो जाए. तो वो जब लेकर आए अपना एप्लीकेशन उन्होंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको वहाँ पर मिल गया. एंड देन उसके बाद बहुत सारे ऐप्स जो है धीरे धीरे आते जाएंगे या आ रहे हैं, लेकिन उनको इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा. सो सबसे पहला ये होता है. दूसरा, इट हेल्प्स इन द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स इन एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. यानी कि जो भी थ्रेट्स है वो पहले से ही पता लग जाता है और सिग्नल्स उनको पहले से मिल जाते हैं. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर स्टडी करते रहेंगे तो आने वाले समय में किस किस जगह पर क्या दिक्कतें हो सकती है उसका कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता लग जाएगा. सो थ्रेट्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ बिजनेस परफॉर्मेंस और अ फर्म्स परफॉर्मेंस. यानी कि फर्म के परफॉर्मेंस को जो है हिंड्रेंस हो सकती है उन चीज़ों से. तो जो भी चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से पहले ही पता लगाया जा सकता है. सो ये हो गया इम्पोर्टेंस और भी है. सो टोटल हम जो है 6 इम्पोर्टेंस इसके पढ़ने वाले हैं. सो तीसरा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है हेल्पफुल इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज. अब आपको पता है रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं पर कोई रिसोर्स ज़्यादा है तो कहीं पर दूसरी रिसोर्स ज़्यादा है. जैसे ऑयल की जो खदानें हैं वो आप देखेंगे कि अरब देश जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. पानी जो है वो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है. सऊदी अरब में आप देख रहे हैं, जैसे दुबई का ही एग्जांपल ले लीजिए, पानी की वहाँ पर बहुत कमी है. तो रिसोर्सेज जो है वो कैसी है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो अगर हमें उनको यूटिलाइज करना है टू देयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी. सो अ बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स वेरियस रिसोर्सेज और इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीनरी, मटेरियल एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फाइनेंसर्स, द गवर्नमेंट्स एंड सप्लायर्स. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी चीज़ें रिलेटेड है, मशीनरी लेना है उसको, फाइनेंस चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, वो सारे के सारे जो है वो उस एनवायरनमेंट में है जहाँ से उसको क्या करना है, अपने फाइनेंसर्स भी ढूंढने हैं, अपने इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं, अपने सप्लायर्स ढूंढने हैं. तो उस एनवायरनमेंट की स्टडी करना तो इम्पॉर्टेंट है. तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है तो ये सारी चीज़ें करना उसके लिए आसान हो जाएगा. एंड हेल्प्स इन कोपिंग अप विद द रैपिड चेंजेस. इसका मतलब क्या है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ओवर द टाइम इन द एनवायरनमेंट, उसमें क्या होगा, जिस व्यक्ति को पता होगा कि आने वाले समय में ये चीज़ हो सकती है तो वो पहले से क्या कर लेगा, सावधान हो जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगा कि हाँ आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है. सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिवली कोप अप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. तो पहले से वो क्या कर लेंगे, सावधानी बरत लेंगे कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए ताकि आगे जाके हमें किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो. देन कम्स हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अब इसका मतलब क्या होता है,
सो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से हमारी जो बिज़नेस की प्लानिंग है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, और बिज़नेस के जो भी पॉलिसीज़ हमें फॉर्मुलेट करना है, बनाना है, उसको बनाने में हमें काफ़ी आसानी होगी. द एंट्री of new firms in the market means more competition. So business environment helps in planning and to think about how to deal with the upcoming situation. So ज़माना कैसा हो चुका है कि किसी भी चीज़ में आप देखिएगा अब कंपटीशन की कमी नहीं रही है. कॉम्पिटिटर्स जब आपके बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट स्टडी करना है कि आपके कंपटीटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनकी ग्रोथ हो रही है और आपकी नहीं हो रही है. तो अगर आप स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा कि आगे जाके जो है आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और अगर आपने उन चीज़ों पे ध्यान दिया तो आपका बिजनेस भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा. सो इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस. In order to be effectively cope up with the changes in the environment, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action. तो ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि अगर हमें हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है तो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी तो हमें करनी ही पड़ेगी. हमें ये तो पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स को, एंड व्हाट आर द कंज्यूमर्स वांटिंग फ्रॉम अस. तो अगर हमें वो पता चल जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. डायमेंशंस क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट. सो नेक्स्ट आता है डायमेंशंस क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के. सबसे पहले है इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट. तो ये अलग अलग जो है डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है एंड समझना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहता है. So what is economic environment? Economic environment refers to all those sources that have economic impact on the business activities. इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब है कि सीधा सीधा कहाँ पर इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट्स पर. तो जहाँ पर बिजनेस के जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या कहीं पर उनके जो है प्रॉफिट्स में दिक्कत आने लग जाए, तो उस एनवायरनमेंट में जो है उस एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस क्यों देखने को मिलते हैं. सो इंटरेस्ट रेट्स हो, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडिकेट्स एंड value of rupees are some of the economic factors that can affect the management practices in a business environment. तो बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा अगर कोई नियम लाया जाए या कोई नया टैक्स का लॉ लाया जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा. देन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो भी मैटर करता है कि शॉर्ट टर्म अगर आप कोई लोन ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो है देना पड़ रहा है, या अगर आप कहीं पर सेव कर रहे हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो भी आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा. देन ईच इकोनॉमिक सेक्टर कैन सर्व ईदर एज एन अपॉर्चुनिटी और एज अ थ्रेट टू द बिजनेस. यानी कि कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर में चेंजेस जो है अगर लाया जाता है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा उस बिजनेस पे. हो सकता है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाल दे या फिर वो निगेटिवली डाल दे. सो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगी. तो फिर आता है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट. तो सोशल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं, तो जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं पर भी लोकेटेड होगा तो उसके आसपास जो है किसी ना किसी तरीके की सोसाइटी तो ज़रूर होगी. ऐसा तो है नहीं कि बिज़नेस जो है आइसोलेशन में जाके जो है कोई बिज़नेस चला रहा है अपना. बिज़नेस जो है जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी के क्या ट्रेडिशंस है, क्या उनकी वैल्यूज़ है, क्या उनके एथिक्स है, वो सारे जो है उस बिज़नेस पे बहुत इम्पैक्ट डालेगी. सो देखिए लिखा है सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, वैल्यू, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ अ सोसाइटी इन विच द बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट्स. जो कि मैंने आपको अभी बताया कि बिज़नेस जो है जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर किस तरीके की सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग कैसे हैं, वो जो है कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वो सारा बहुत मैटर करेगा. एंड ट्रेडिशंस में क्या देखते हैं हम, ट्रेडिशंस आखिर क्या होते हैं. सो इट डिफाइंस द सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरीज. यानी कि 10 साल या 100 साल से भी ज़्यादा चले आ रही कोई प्रथा, कोई हम क्या कहते हैं ट्रेडिशन कहते हैं.
वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन हायर एस्टीम इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। और लास्टली आता है हमारे पास सोशल ट्रेंड्स। सो इट रिप्रेजेंट्स द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस। सोशल ट्रेंड में आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रेंड चल गया कि इस तरीके के कपड़े पहनने हैं या इस तरीके की चीज़ें करनी है, तो वो सोसाइटी में एक ट्रेंड बन जाता है उसका, तो वो सोशल ट्रेंड कहलाता है। तो ये ट्रेडिशन वैल्यूज़ जो है ये हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें वैल्यूज सिखाए जाते हैं, हमारी एथिक्स सिखाई जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो सारे सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं। सो सोसाइटी पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। मान लीजिए इंडिया में अगर कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो सोसाइटी के हिसाब से क्या करना होगा, उसी तरीके की क्लोथ्स रखने होंगे। अगर क्लोथ की शॉप है, मिठाइयाँ भी उसी तरीके की रखनी होगी जिस तरीके के लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ कहीं दूसरी जगह, यानी कि मान लीजिए चाइना में आपने कोई बिजनेस ऑपरेट करा है, कहीं आपके क्लोथ्स जो है वैसा ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को जो है उनके अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग चीज़ें होती है, उनके स्वीट जो वो बनता है वो भी अलग तरीके का होता है। सो इट विल टोटली डिपेंड ऑन द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होगा? सो टेक्नोलॉजी वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ओवर द टाइम जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट पे अपना इम्पैक्ट डालेगा। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द कोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड innovations which provide the new way of producing the goods and services and new methods and techniques of operating the business। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो नए नए इनोवेशन हैं वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। सो चेंज इन द टेक्नोलॉजी इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद बेटर सर्विसेज एंड कॉस्ट इफ़िशिएंसी। तो टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो यही रहता है कि सर्विस अच्छी प्रोवाइड करे एंड देन कम कॉस्ट में ज़्यादा काम हो पाए, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। देन कंटिन्यूअस इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड लाइक लेज़र, देन रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैव प्रोवाइडेड न्यूमरस opportunities and threats for many different business enterprises। सो जैसे इसमें एक पॉइंट लिखा था प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव्स जो है वो पिकल इंडस्ट्री यानी कि जो अचार बनाते हैं या मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ बनाना है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डालना रहता है, तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको यूज़ करके बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, मतलब बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। सो रोबोटिक्स आपने देखा ही है, आज हर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। लाइक अगर मेडिकल में भी ले लो आप, तो वहाँ पे भी रोबोट से काम हो रहा है। स्कूल्स में भी आप देखना रोबोट से जो है बच्चों को चीज़ें सिखाई जा रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, बहुत गहरी तरीके से क्या करता है, बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हैज़ रिजल्टेड इन द शिफ्ट इन द डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स, फ्रॉम स्टीम लोकोमोटिव टू डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन एंड फाउंटेन पेन्स टू बॉल पॉइंट पेन्स। तो देखिए किस तरीके से चेंजेस है। पहले हम स्टीम से चलाते थे, स्टीम इंजन होता था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए एंड आगे चल के हो सकता है उसमें भी चेंजेस आ जाए। तो टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये चेंज होता ही जाएगा आने वाले समय में। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये एक एलिमेंट है जिसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होगा, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जहाँ पर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, वहाँ की कोई पॉलिटिकल कंडीशन तो ज़रूर होगी, तो वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन भी उस बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालेगी। अगर पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी है, शांतिपूर्वकता से सारे काम हो रहे हैं, किसी भी तरीके के दंगे फसाद नहीं है, तो बिज़नेस अच्छे से ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, सरकार बार बार आती है, बदलती है, दंगे फसाद होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं उनको बहुत गंदी तरीके से वो इम्पैक्ट भी करेगा। सो देखिए पॉलिटिकल चेंजेस में क्या है। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन इन बिजनेस सक्सेस लाइज इन द predictability of business activities under stable political conditions।
So there may be uncertainty of business activity due to political unrest and threats to law and order. अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से मेंटेन होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर गलत चीज़ें हो, लॉ एंड ऑर्डर में ही दिक्कत आ जाए तो बिजनेस पे तो गंदा इम्पैक्ट होना ही है. एंड political stability thus builds confidence among the business people to invest in long term projects for the growth of the economy. और अगर हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी होंगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक ट्रस्ट बना रहेगा, हमें यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगे, ताकि लोग ये सोचकर इन्वेस्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं इनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो स्टेबल है, तो हमें जो है लंबे समय तक बेनिफिट मिल सकता है. तो ये सोचकर वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. लेकिन अगर पॉलिटिकल सिचुएशन से अच्छी नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे गंदा इम्पैक्ट डालेगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी. अब आता है लीगल एनवायरनमेंट. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट जो है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट जो है उसमें कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है. लीगल एनवायरनमेंट में हमारे रूल्स रेगुलेशन जो भी पॉलिटिकली जो सरकार लागू करती है वो सारी चीज़ें आती है कि कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट दिखाई देता है. एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द, सबसे पहले हम लीगल एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं. एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज वेल एज द डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंट्स एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लाइक सेंटर, स्टेट एंड लोकल. क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो लेवल्स है, जैसे स्टेट लेवल पे कोई रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, कभी सेंट्रल लेवल पे, कभी लोकल लेवल पे. ये सारी चीज़ें जो चेंजेस होते हैं, जो बहुत सारे लॉज पास होते हैं, वो कहीं ना कहीं लीगल एनवायरनमेंट में आता है. एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इज परक्विजाइट फॉर बेटर परफॉर्मेंस. क्या नियम है, क्या कानून है, और सरकार ने कौन सा नया लॉ बनाया, कौन सा नया एक्ट बनाया, वो सारी चीज़ें जो है उसकी जानकारी जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होनी चाहिए. एंड दूसरा, इन इंडिया एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज अबाउट द वेरियस लॉज लाइक कंपनीज एक्ट एंड इंडस्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट एक्सेट्रा. बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स बने हुए इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, तो उनके बारे में सही जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है. एंड लास्टली, अपार्ट फ्रॉम दिस लॉज देयर आर अ नंबर ऑफ लॉज दैट रेगुलेट द मैटर्स सच एज द स्टैंडर्ड ऑफ product, packaging, promotion, ethics, etc. For example, in India, packaging of the cigarettes must कैरी द वार्निंग स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो भी नॉर्म सेट किए गए हैं सरकार के द्वारा कि अगर कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ है जो ली जा रही है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, लाइक सिगरेट का ही एग्जांपल लेते हैं, उसमें लिखा होता है दैट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. तो जब उसमें लिखा ही है वो कहीं ना कहीं एक वार्निंग है, तो पहले से ही उस पर क्या कर दिया गया, बता दिया गया है. ये जो नॉर्म है ये पैकेजिंग नॉर्म है कि पैकेजिंग करते वक्त आपको उस पर लिख देना है. ये नॉर्म्स को जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना ही होगा अगर वो इसी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में तो. ठीक है, ये लीगल एनवायरनमेंट है. अब आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हमने क्या देखा था, आपको अगर याद हो तो इकोनॉमिक्स में जो है थोड़ा सा पार्ट हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पढ़ा था. जो हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए थे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए. द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991 एंड इट्स मेन aim was forming the new industrial policy to create a more competitive environment in the economy and to remove the barriers and growth of the firm. जो भी बैरियर्स है इन द ग्रोथ ऑफ द फर्म उसे क्या करना है, हटाना है. तो उसके लिए बहुत सारे जो है चीज़ें सरकार ने की गई है, सरकार के द्वारा की गई है. इट वाज डन इन जुलाई 1991. ठीक है, और इनमें से भी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वो थी डी लाइसेंसिंग, देन डिसइन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, liberal policy for technical collaboration, setting up a foreign investment promotion board FIPB, and the reservation
अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें, तो इनमें से बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है सरकार बोलती है कि पहले जितना लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस होता था, जिस तरीके से लंबी प्रोसीजर चलती थी, तो उस प्रोसेस को जो है अब थोड़ा सा कैसा कर दिया गया है, कम कर दिया है। उसके जो बर्डन्स होते थे लोगों पे कि बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको कम कर दिया गया है। एंड बहुत सारी चीज़ों में तो लाइसेंस का होना भी ज़रूरी नहीं रह गया था, बहुत सारी चीज़ों में लाइसेंस का ही हटा दिया था सरकार ने एक तरीके से, ताकि जो है नए जो लोग हैं या जो इन्वेस्टर्स है जो काम करना चाहते हैं वो फ्रीली यहाँ पर काम कर सके। देन डिसइन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं सरकार ने जो है प्राइवेट लोगों को भी बहुत सारे जो है एडवांटेजेस दिए थे कि वो आराम से काम कर सकते हैं, जहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना है, जिस तरीके से काम करना है वो काम करे, आगे होकर आए और काम करे। सो प्राइवेटाइजेशन हुआ। फिर किस तरीके से देखिए लिखा है डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सरकार ने अपना रोल जो है हर सेक्टर में पहले था, लेकिन धीरे धीरे कुछ सेक्टर से कम कर दिया ताकि दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को, कि वो आकर इन्वेस्टमेंट करे और कुछ अच्छा योगदान दे उस अपनी कंट्री के लिए। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं इसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में कि आखिरकार ऐसा होता क्या है। सो लिबरलाइजेशन में हम देखते हैं दैट द लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड and most of the business industries were not required for the licensing except some which were shortlisted। यानी कि बहुत ही कम, थोड़े से ही जो है इंडस्ट्रीज़ को बोला गया था कि आपको लाइसेंस जो है लेना ही पड़ेगा, और उन सारों को छोड़कर बाकी सबको जो है लाइसेंस फ्री कर दिया कि आप आराम से काम कर सकते हैं। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो किसी भी तरीके का जो बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किसी भी तरीके का सरकार के द्वारा रेस्ट्रिक्शन जो है अब नहीं रह गया था। देन रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके गुड्स सर्विसेज को आप कहीं पर भी ले जाइए, कहीं पर भी बेचिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के भी प्राइसेस आप आराम से फिक्स कर सकते हो। एंड बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया था कि प्राइस जो है कमोडिटीज़ का कितना रहने वाला है। एंड रिड्यूसिंग द टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। इकोनॉमी पर जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है, वो हटा दिया ताकि थोड़ा सा जो है लिबरल हो सके, फ्रीडम मिल सके उन लोगों को जो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। एंड देन simplifying the procedure for import and exports and making it easier to attract the foreign capital and technology to India। जितना अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से काम करेगा, वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी लाएगा, प्लस वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो अच्छा ही हो रहा था, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से और अच्छे से क्या हो रही थी, ग्रो कर पा रही थी। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन। So privatization means giving the greater role to the private sector in the nation building process and a reduced role of the पब्लिक सेक्टर। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर जो है उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ों में जो है लिमिट सेट कर ली कि रेलवेज़ का जो डिपार्टमेंट है वो हम देखेंगे, ये डिपार्टमेंट हम देखेंगे, ऑयल का, एंड बाकी के जो भी थे वो ज़्यादातर क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है दरवाजे खोल दिए उन्होंने कि आप लोग जो इन फील्ड में आराम से काम कर सकते हैं। सो देखिए लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग that is transfer of public sector enterprises to private sector, and if the private sector acquires more than 50% shares then it would result a transfer of the ownership and management of PSU to the private sector। अगर 51% स्टेक ऑफ ए कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में चले जाता है तो सारा का सारा मैनेजमेंट उस प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी मैनेज करने के लिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जब सरकार का जो बर्डन है इतनी सारी चीज़ें करने का, वो पहली बात तो कम हो गया, और प्राइवेट सेक्टर को जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने और अच्छी तरीके से जो है अपना काम करना स्टार्ट करा। तो जिस फील्ड में वहाँ पर क्या होता था, काम थोड़ा बहुत हो पाता था या काम अच्छे से नहीं हो पाता था, प्राइवेट सेक्टर्स के आने की वजह से जो है बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छे से जो है काम होना स्टार्ट हो गया। Then globalization. So globalization means integrating the various economic of the world leading towards the emergence of a cohesive global economy। Globalization का मतलब वर्ड से ही समझ पा रहे कि ग्लोब,
यानी कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसे हमें एक इकोनॉमी बनाना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम सेल कर सके, कहीं से प्रोडक्ट मंगाना है तो हम मंगा सकते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स है बाहर जाके इन्वेस्ट करें, किसी को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से जो अब बाउंड्री है वो सेट नहीं रहेगी, बाउंड्रीज नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, ग्लोब में कोई भी कंट्री किसी भी कंट्रीज़ में जो है इन्वेस्ट कर पा रही है, कोई भी लोग कहीं पर भी जा पा रहे आ पा रहे, तो किसी भी तरीके का यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। सो देखिए लिखा है इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो नेशन की इकोनॉमी जो अब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो रही है थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। तो पहले जो बैरियर्स होता था कि आप इंटरनेशनल ट्रेड्स में इतना ही ट्रेड कर पाओगे, टैरिफ्स लगा दिए थे, तो उन सारी चीज़ों को अब क्या करा है, हटाया है, ताकि जो है ग्लोबलाइजेशन हो सके। ग्लोबलाइजेशन होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा एंड देन हमारी इकोनॉमी जो है वो एक ओपन इकोनॉमी हो पाएगी। सो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था। सो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एलपीजी जिसे हम कहते हैं, ये आप इकोनॉमिक्स में भी अलग से पढ़ेंगे एंड इसमें तो अलग से है ही। सो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इसको समझ जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो दोनों जो जगह है यानी कि इकोनॉमिक्स एंड बीएस दोनों जगह आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। सो ये भी आपका इकोनॉमिक्स एंड बीएस अगेन दोनों में है। डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग द करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। तो किसी करेंसी को जब हम लीगल टेंडर मानते हैं तो जब भी हम उसको यूज़ करेंगे तो लीगली सामने वाले को उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि अब इस मनी को हमने क्या कर दिया, लीगल टेंडर मानने से ही इनकार कर दिया है। सो ऑन 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द करेंसी नोट्स ऑफ 500 and 1000 एज नॉन लीगल टेंडर मनी। तो क्या होता है कि इनको हटा दिया गया था, यानी कि 500 and 1000 रुपीज़ के नोट्स जो थे उनको हटा दिया गया था कि अब इन्हें हम जो है नहीं मानेंगे एज लीगल टेंडर। तो ऐसा क्यों किया गया वो भी हम देखेंगे। एंड दिस वाज डन टू करप्शन काउंटर एंड फीडिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड स्पेशली the accumulation of black money generated by the income that has not been declared to the tax authorities। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है यहाँ पर कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी, पहली बात तो इलीगल जो है एक्टिविटीज़ हो रही थी। ये पैसा जो है इलीगल फंडिंग्स में जा रहा था। जैसे कोई टेरर अटैक कर रहे वाले टेररिस्ट है, उनको फंडिंग होती थी इन पैसों की। तो अगर हमने वो पैसा ही बंद कर दिया तो वो जो है उस पैसे का, टेररिस्ट जो है वो इस पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाएगी किसी चीज़ को परचेज़ करने में, क्योंकि वो जो है वो इलीगल हो गया। सो इस तरीके से जो है पहला तो पर्पस इसने ये सॉल्व करा डीमोनेटाइजेशन ने। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, कुछ लोगों ने जो है पैसे इकट्ठा करके रख लिया। अब जो इकोनॉमी है अगर उसमें मनी सर्कुलेट नहीं करेगा तो मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, एंड मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो पैसे की कमी हो जाएगी। सो ब्लैक मनी जो लोगों ने इकट्ठा कर रखा था, करप्शन हुआ, यानी किसी भी तरीके से ब्लैक मनी को इकट्ठा कर लिया, उस पैसे को किसी ना किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो घर जा जा के हर किसी के तो हम निकाल नहीं पाएंगे, छापा हर जगह। यानी कि मान लीजिए कि अगर 500 से ज़्यादा घर है किसी एक पर्टिकुलर सिटी में जिन लोगों ने ब्लैक मनी जो है इकट्ठा कर रखा है, तो हर एक के घर में क्या रेड मारा जा सकता है? सो ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब हमने उन पैसों को ही जो कि उन्होंने स्टोर कर रखा है उसको ही लीगल टेंडर घोषित कर दिया कि वो जो है नॉन लीगल मनी हो जाएगा, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कागज़ के टुकड़े के समान रह जाएगा और उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी। सो इस तरीके से जो है डीमोनेटाइजेशन काम करता है। एंड देन जनरेटेड बाय द इनकम एंड इट ऑल्सो, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स इवेशन के लिए, यानी कि टैक्स की चोरी के लिए भी ये करते हैं। टैक्स की चोरी का मतलब यहाँ पर क्या है कि टैक्स नहीं पे करने के लिए वो अपनी इनकम शो नहीं करते एंड कुछ पैसा जो है उसको अलग से जो है स्टोर करते जाते हैं। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं गलत है हमारी इकोनॉमी के लिए, अच्छा नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो उसको भी सही करता है डीमोनेटाइजेशन। इसीलिए जो है 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसको आप लोगों ने भी देखा था कि किस तरीके से मोदी जी ने जो है वो 500 and 1000 के नोट जो है उन्होंने बंद कर दिए गए। सो इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी।
सो ये था। एंड लास्टली इसके कुछ फीचर्स है। सो डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर एंड इट इज़ अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट टैक्स इवेशन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड, यानी कि अब टैक्स की चोरी को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आइंदा से जो लोग हैं वो ऐसा करने से पहले जो है 10 बार सोचेंगे ज़रूर कि हम जो नोट इकट्ठा कर रहे हैं आगे जाके जो है वो सरकार उसको ही ना बंद कर दे, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लीड टू जनरलाइजिंग द सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि पैसा जो आप अगर सेव भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको बैंक में करिए। तो बैंक में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बैंक क्या करेगी, अदर पर्सनस को लोन प्रोवाइड कर पाएगी आपके पैसों का। सो वो कहीं ना कहीं मनी जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट कर पाएगा। सेविंग्स को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अलमारी में एक बड़ा सा लॉकर बनाया है उसमें पैसे भर के रख लो, वो पैसे किसी के काम ही नहीं आ रहे। तो आप अगर बैंक में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए एफडी में भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो इंटरेस्ट मिल रहा है और वो पैसा जो है वापस से कहाँ जा रहा है, आपकी इकोनॉमी में जा रहा है, ठीक है। सो इट एम्स टू क्रिएट अ कैशलेस एंड और कैश लाइट इकोनॉमी। तो इससे जो है कैशलेस इकोनॉमी के लिए भी फोकस किया गया कि इकोनॉमी जब पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जैसे हम कैशलेस इकोनॉमी पे बढ़ ही रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो है डीमोनेटाइजेशन ने काफ़ी हेल्प किया है हमारी इकोनॉमी को। एंड ये सारे फीचर्स जो है यहाँ पर ख़त्म होते हैं। एंड ये सारा पूरा टॉपिक जो है पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो गई हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ आ गया होगा एंड सारी चीज़ें जो अच्छे से क्लियर होंगी एंड कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।